हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड लेक्चर जो कि प्री स्ट्रेस का सेकंड लेक्चर है, और पहले से जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का वो 9वां नंबर लेक्चर है, यानी 9th लेक्चर है। ओके, और इसमें एक्चुअली में जो चैप्टर था उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। एक पार्ट में जो कैटेगराइजेशन किया गया था उसमें हम लोगों को पढ़ना था बेसिक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला जो कैटेगराइजेशन था उसमें हम लोग को पढ़ना था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और जितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उन सारे के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, ऐसे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे डिज़ाइंस पढ़ने हैं, बट आपके सिलेबस में जहाँ तक मेंशन है मैंने वहीं तक कराया है, बिकॉज आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मुझे अभी वहाँ तक ही पढ़ाना है, बिकॉज सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो विद इन टाइम लिमिट उसे कंप्लीट भी करना है ना। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगा आपके किसी भी टॉपिक्स को, ताकि आपके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन ना आए, बिकॉज आपके लिए जो कंसर्न है अभी इस सेमेस्टर में वो आपका एग्जामिनेशन है। बट जो टॉपिक आपके यहाँ सेमेस्टर में पढ़ने हैं और उससे रिलेवेंट जो जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हो सकते हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उससे रिलेटेड वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करता हूँ हमेशा। ओके, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे उसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो आगे हम इसी में जो लास्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। क्या नाम था स्टूडेंट? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस देखा भी होगा, तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो ये जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मार्क्स काफ़ी कम है, बट स्टूडेंट ये बिल्कुल ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरे आगे आने वाले जो 6-7 चैप्टर है उसके लिए ये पूरा एकदम कह सकते हैं हम एक तरीके से कि ये बेस है। अगर इसे आप इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, मैं हमेशा यही बताता हूँ कि आप अपने बेस को बिल्कुल फाउंडेशन वाला पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर ले तो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो होगा ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका फाउंडेशन यानी आपका सब स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा तो ऊपर जितना भी आप चीज़ बनाने जा रहे हैं वो सारा वीक है हमेशा, है ना। इसलिए आप हमेशा सब स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाने का काम करें। अगर सब स्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा तो सुपर स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, इन द सेंस कि अगर आपने अपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपके आने वाले जो भी या इसके बाद में आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे आगे जा करके आपको इन सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि हम विदाउट डिप्लोमा को पढ़े हुए, विदाउट सेमेस्टर को पढ़े हुए हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे भी पढ़नी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आगे चीज़ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट किए थे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में मैंने बताया था कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वैसा कॉन्क्रीट होता है जिसके अंदर में हम स्ट्रेस पहले से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो उसमें लोड आ रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस हो उसको काउंटर बैलेंस करे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर्स में। तो प्री स्ट्रेस तो कंक्रीट आपको समझ में आ गया प्री स्ट्रेस क्या होता है, और प्री स्ट्रेस के अंदर में भी मैंने दो इम्पॉर्टेंट टाइप के प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको मैंने नाम दिया था, एक को प्री टेंशन कंक्रीट, है ना। क्या नाम दिया था? प्री टेंशन कंक्रीट। और एक का जो नाम हमने दिया था वो दिया था पोस्ट टेंशन। क्या नाम दिया था स्टूडेंट? पोस्ट टेंशन। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के, है ना। और इस दोनों के बारे में हमने आपको डिफरेंस भी लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया था कि प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखेंगे। और प्री टेंशन में जो स्ट्रेंथ का ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, मैंने बताया था कि प्री टेंशन में जो स्ट्रेंथ का ट्रांसफ़र होता है यानी स्ट्रेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके कारण होता है? बॉन्ड के कारण होता है। बॉन्ड, और किसके बीच के बॉन्ड के कारण होता है? एक तो जो हमारा टेंडन होता है, टेंडन और उसके सराउंडिंग में जो कंक्रीट होते हैं उसके बीच में जो है हमारा स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी और ऐसा आपके एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा प्री टेंशनिंग में जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है बॉन्ड बिटवीन दी टेंडन एंड दी कंक्रीट। टेंडन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेंडन जो होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर होता है जिसका डायमीटर 1.5 to 8 mm के बीच में वैरी करता है। ओके, ये चीज़ हो गई।
और पोस्ट टेंशन में मैंने बताया था कि पोस्ट टेंशन में जो स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके कारण होता है? बियरिंग्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? बियरिंग के कारण स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है पोस्ट टेंशन कंक्रीट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आपने अगर ये प्रीवियस के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें। अदरवाइज़ मैं अगर प्रीवियस के लेक्चर को ही हर एक लेक्चर में डिस्कस करते रहूँ हमेशा तो शायद फिर आगे की चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। तो पहले प्रीवियस के लेक्चर्स को आप देख लें, फिर ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है हमारा प्री स्ट्रेसिंग एंकरेज सिस्टम, है ना। यानी हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एंकरेज के बारे में। और एंकरेज के बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था। एंकरेज मतलब कि जो भी मान लो कि आप प्री टेंशनिंग या टेंडन ले रहे हो, टेंडन को लास्ट में हम क्या करते हैं, जैक के थ्रू उसको क्या करते हैं, जैक के थ्रू उसको खींचते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम जो एंकरेज का काम करते हैं, मतलब किस तरीके से आप इसको एंकरिंग करोगे, बांधोगे जो वायर आएगा, तो वही सिस्टम एंकरेज कहलाता है। तो एंकरेज का जो डिफरेंट सिस्टम है जिसको यूज़ करके हम एंकरिंग करते हैं, तो उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम है फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम। और ये जो सिस्टम है फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम, ये एक्चुअली में ये जो सिस्टम है इसका यूज़ किया जाता है पोस्ट टेंशनिंग में। किस में यूज़ किया जाता है? पोस्ट टेंशनिंग में, याद रखिएगा। किस में? पोस्ट टेंशनिंग में फ्रिसनेट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट, पढ़ने बहुत सारी चीज़ें, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैं बार बार जोर देता हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर आप दिमाग में याद रखिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। ओके, अब देखिए इसमें किस तरीके का सिस्टम होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है इस सिस्टम में कि इसमें मेल कोन होता है और एक फीमेल सिलेंडर होता है। ठीक है, क्या होता है? मेल कोन एंड फीमेल सिलेंडर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मेल कोन और फीमेल सिलेंडर का? तो मेल कोन एंड फीमेल सिलेंडर का कंसेप्ट है इसके अंदर में ऑल द टेंडन्स कैन बी स्ट्रेच साइमल्टेनियसली। और जितने भी टेंडन्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कम डायमीटर के बहुत सारे लंबे लंबे वायर्स होते हैं, तो उसी को टेंडन कहा जाता है, जिसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं अभी बताने चाह रहा हूँ आपको फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम के बारे में। तो फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम होता क्या है? इसमें बहुत सारे ऐसे वायर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायर्स होते हैं निकले हुए, जो मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से। ये वायर्स हो गए, और इस वायर्स के बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक मेल कोन होता है और एक फीमेल सिलेंडर होता है। मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको। तो ये जो देखिए, ये सिस्टम को अगर पूरे को जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये जो पूरा कहलाता है ना, एक सिलेंडर टाइप का बन जाता है। इसी को ही कहा जाता है मेल कोन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मेल कोन। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फीमेल कोन के बारे में। ये फीमेल कोन क्या होता है? फीमेल कोन जो होता है कुछ इस टाइप का कॉरुगेशंस होता है, इस तरीके से डक्ट बने हुए होते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये होता है कॉरुगेशंस, जिसको हम लोग फीमेल कोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल कोन। ठीक है, हो गया फीमेल कोन। और यही वाला पार्ट जो है पीछे की ओर जा करके, ये जो पार्ट अब दिख रहा है वायर वाला पार्ट, ऐसे जा करके पीछे की ओर में जा करके, और यहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू ये जो सीटिंग होता है, ये सीटिंग को मैं अलग तरह से दिखा रहा हूँ। इस तरीके का सीटिंग होता है, इस तरीके का सीटिंग, और यहाँ पे जाकर के केबल ऐसे होता है, और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो होता है वर्क करता है, जिसके कारण फिर लास्ट में ले जाकर के हम इसको जैक कर देते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम। ओके, फ्रिसनेट ने ये जो सिस्टम है उसे दिया था, इसलिए इसका नाम फ्रिसनेट एंकरेज सिस्टम पड़ा है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली याद रखिएगा, मेल कोन एंड फीमेल सिलेंडर। ये मेल कोन हो गया और ये फीमेल सिलेंडर हो गया, और इसमें जितने भी सारे टेंडन्स, ये जो टेंडन देख रहे हैं, 1 नंबर टेंडन, 2 नंबर टेंडन, 3 नंबर टेंडन, 4 नंबर टेंडन, इस तरीके से बहुत सारे टेंडन को अरेंज किया जाता है। ठीक है, और उसको एक साथ में साइमल्टेनियसली उसको क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है। तब जाकर के क्या होता है, उसके अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है, और इसके लिए डक्ट बनाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पोस्ट टेंशनिंग में, और पोस्ट टेंशनिंग में बिना डक्ट का बनाए हुए हम उसमें स्ट्रेस को नहीं प्रोवाइड करते हैं, है ना। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था, आप जाकर के देखना कि पोस्ट टेंशनिंग में हमेशा हम डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं कंक्रीट के अंदर में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो मैं डक्ट के बारे में वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। डक्ट मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कंक्रीट है, तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, पहले आपने कंक्रीट को बना लिया है। पोस्ट टेंशनिंग में हम टेंशन बाद में देंगे, पहले कंक्रीट को कास्ट कर दिए। तो कंक्रीट को कास्ट कर दिए, तो अब इसमें स्ट्रेसिंग कैसे करोगे? स्ट्रेसिंग करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए ना, तो उसी के लिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया जाता है? डक्ट छोड़ा जाता है। डक्ट मतलब स्पेस यहाँ पे छोड़ा जाता है ना। ये डक्ट हो गया। अब इस डक्ट के थ्रू यहाँ से जो टेंडन है,
टेंडन को क्रॉस किया जाता है। टेंडन बार बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप स्टील सुनते हो आरसीसी के अंदर में, उस तरीके से पीएससी के अंदर में यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर में आप हमेशा टेंडन सुनेंगे, है ना। तो इस तरीके से पतले पतले जो है वायर्स होते हैं, इसको निकाला जाता है, यानी टेंडन जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे मेल कोन और फीमेल सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेल कोन हो गया, और इसमें ही यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फीमेल कोन होता है, और यहाँ पे लास्ट में जाकर के यहाँ पे एक सीटिंग होता है, इस तरीके से सीटिंग होता है, और यहाँ पे जैकिंग करके इसे खींचा जाता है, जैक के थ्रू, है ना, स्ट्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है फ्री स्ट्रेट सिस्टम कहलाता है, ओके। तो ये चीज़ आपको, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है जिफोर्ड उडाल सिस्टम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, नाम थोड़ा सा ये है बट इसको आप याद रखिएगा। जिफोर्ड उडाल सिस्टम, ओनली वन टेंडन कैन बी स्ट्रेच एट ए टाइम। इससे पहले क्या था, साइमल्टेनियसली हम लोग बहुत सारे टेंडन को स्ट्रेच करते थे, इसमें एक समय में सिर्फ और सिर्फ हम एक टेंडन को स्ट्रेच करते हैं। ये सिस्टम कहलाता है जिफोर्ड उडाल सिस्टम, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है ली मिकॉल सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंडन कंप्राइजेस ऑफ हाई टेंसाइल बार्स, ओके, ऑफ डाया 12 से 40 mm, 12 to 40 mm, थ्रीडेड एट द एंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेंडन का यूज़ किया जाता है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर जो होता है 12 से 40 mm होता है, जो कि एंड में क्या होता है, थ्रेडेड होता है। थ्रेडेड मतलब आप समझते हो ना, थ्रेड करना, जैसे कि आप देखते हो ना किनारे में इस तरीके से थ्रेडिंग किया जाता है, उसको थ्रेड कहा जाता है। जैसे नट वगैरह में आप देखते हो ना, उसी को थ्रेडिंग कहा जाता है। थ्रेडिंग का कारण क्या होता है कि वो ग्रिप को अच्छे से बना पाता है ना। कोई भी चीज़ में आप एंकर करोगे उसे तो ग्रिप को बना पाएगा। मान लो आपका नट बोल्ट है और नट बोल्ट में अगर थ्रेडिंग नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ में इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, वो नहीं होगा, है ना। इसलिए हमेशा हम नट बोल्ट में थ्रेडिंग करते हैं। तो उस तरीके से जो हमारा ये पार्ट होता है उसका आखिरी वाला पार्ट जो होता है थ्रेडिंग होता है, ठीक है। बार इज एंकर्ड बाई स्क्रीविंग अ नट अगेंस्ट एंड प्लेट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बार इज एंकर्ड बाई स्क्रीविंग अ नट, नट के द्वारा उसको स्क्रीव किया जाता है। मान लो जो टेंडन आप खींचो हो, ऐसे टेंडन को खींच करके आप कहाँ ले जाओगे, लास्ट में आपको कहीं ना कहीं उसको एंकर करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तो इसलिए नट का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, है ना, तो कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है ली मिकॉल सिस्टम के अंदर में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंगल ब्लेटन सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये जो सिस्टम है मैंगल ब्लेटन सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक सैंडविच प्लेट, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक सैंडविच प्लेट एंड ए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट फॉर एंकरिंग द वायर, ओके। ईच सैंडविच प्लेट कैन बी हाउस्ड अप टू 4 पेयर ऑफ वायर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझो कि सैंडविच क्या होता है। सैंडविच तो आप सभी जानते हो, खाए भी हो सैंडविच, वही वाला सैंडविच है। सैंडविच मतलब होता है कि दो सेम लेयर के बीच में एक डिफरेंट लेयर को डालना सैंडविच कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे समझते हो सैंडविच, यही सैंडविच यहाँ पे भी है। सैंडविच मतलब क्या होता है कि आप मान लो कि आप कोई ब्रेड है, एक ब्रेड ऊपर में होता है और एक ब्रेड भी नीचे में होता है, और बीच में कुछ डिफरेंट मटेरियल को डाल करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सैंडविच कहलाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, दो सेम प्लेट है और उसके बीच में टेंडन होता है, तो उसी को कहा जाता है सैंडविच प्लेट, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो, अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया टेंडन का, ये दोनों क्या है, सॉरी ये प्लेट हो गया ऊपर वाला, अपर प्लेट ये और ये बॉटम प्लेट। अब बीच से अगर टेंडन क्रॉस करेगा तो ये क्या 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 कहलाएगा, ये सैंडविच प्लेट कहलाएगा, है ना, कि दो ऊपर प्लेट है सेम चीज़ों का और बीच से टेंडन क्रॉस कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है सैंडविच, है ना। तो सैंडविच वही कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली में मैंगल ब्लेटन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे सैंडविच किया जाता है ना। तो जैसे आप देख लो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ तो कॉमन है। सबसे पहले आप जैसे देखो ये कंक्रीट है ना, तो कंक्रीट तो पहले से कास्ट कर दिया गया है। तो अब इसके बाद इसमें स्ट्रेसिंग देने के लिए आपको यहाँ पे डक्ट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेशन करना पड़ेगा, डक्ट बनाना पड़ेगा, और ये डक्ट इस तरीके से होगा, है ना, ये डक्ट इस तरीके से होगा। अब डक्ट कहने का मतलब है, अब डक्ट इस तरीके से होगा, इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो होता है सैंडविच प्लेट होता है, इस तरीके से सैंडविच प्लेट है और यहाँ भी सैंडविच प्लेट है ना, सैंडविच प्लेट होता है। और सैंडविच प्लेट के बीच में यहाँ से ऐसे टेंडन को क्रॉस कराया जाता है, बीच से ऐसे बहुत सारे टेंडन्स जो होते हैं यहाँ से ऐसे टेंडन्स को क्रॉस कराया जाता है, और ये टेंडन जा करके लास्ट में जो सैंडविच प्लेट है उसके बीच में इंसर्ट होता है, ताकि यहाँ पे इसका उसके बाद में यहाँ पे इसका ग्रिपिंग यहाँ पे होता है, ताकि लास्ट में इसको स्ट्रेस किया जा सके, है ना, सैंडविच प्लेट में डाल करके खींचा जा सके।
अब देखो इसमें क्या होता है, आप सोचोगे कि ये जो वायर से ये कैसे अलग अलग रहेंगे, इसके लिए स्पेसर दिया जाता है। स्पेसर का क्या काम होता है, स्पेसर मतलब जो टेंडन है उसमें प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करता है स्पेसर, है ना। डक्ट के थ्रू जो भी वायर हम क्रॉस कर रहे हैं उसके प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करता है कौन, स्पेसर। स्पेसर बार भी होता है। आप आरसीसी में जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। स्टूडेंट ये सारे जो भी पढ़ रहे हो ना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए और आपको आना भी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो मैंगल ब्रिटन सिस्टम में सैंडविच प्लेट का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो मैं बता रहा हूँ बस एक बार सुन ले आप, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा, इससे पहले मैंने जो भी बताया वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं बट ये जो मैंने पहले बताया आपको सारे, वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है BBRV सिस्टम। कौन सा सिस्टम, BBRV सिस्टम। ये क्या होता है इस सिस्टम में, देखिए जनरली में इस सिस्टम का यूज़ काफ़ी हाई जो स्ट्रेस होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूजफुल व्हेन लोड ट्रांसफर आर वेरी ह्यूज अराउंड 12,000 किलो न्यूटन। ऑल द वायर्स इन टेंडन कैन बी स्ट्रेच साइमल्टेनियसली, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी ज़्यादा लोड को हमें ट्रांसफ़र करना है उसके लिए ह्यूज स्ट्रेस हो तो उसके लिए हम BBRV सिस्टम का यूज़ करते हैं। एक लास्ट जो सिस्टम है वो है बॉर्न-ल्यून-हार्डिट सिस्टम। बॉर्न-ल्यून-हार्डिट सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, डबल टेंडन को रैप्ड किया जाता है अराउंड द इंड ब्लॉक, है ना। इसमें क्या होता है, डबल टेंडन को रैप्ड किया जाता है अराउंड द इंड ब्लॉक। डबल टेंडन्स आर रैप्ड अराउंड द इंड ब्लॉक, लूपिंग ऑफ द टेंडन अराउंड द कंक्रीट, है ना। जो कंक्रीट होता है उसके अंदर में लूपिंग बनाया जाता है और लास्ट में जो है, मान लो कि ये कंक्रीट है, इस कंक्रीट में आपने डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब जो स्पेस दे रहे हैं हम, डक्ट जनरली पोस्ट टेंशनिंग में ही किया जाता है, प्री टेंशनिंग में नहीं, याद रखिएगा। तो ये जो डक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो डक्ट आप देख रहे हो, इस डक्ट के थ्रू आपने टेंडन को क्रॉस किया, ठीक है। तो दो टेंडन को साइमल्टेनियसली आपने यहाँ पे क्रॉस किया। उसके बाद इंड में क्या करते हैं, रैपिंग कर देते हैं, है ना। इंड में यहाँ पे रैपिंग कर देते हैं ताकि स्ट्रेस को क्या हो, यहाँ पे आप खींचोगे तो यहाँ पे जाकर क्या होगा, स्ट्रेस का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा इस तरीके से, है ना। तो इस सिस्टम को बॉर्न-ल्यून-हार्डिट सिस्टम कहते हैं। सारे में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंसेस है और जिस जो साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था उसी के नाम पे इसका नाम बॉर्न-ल्यून-हार्डिट सिस्टम रख दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे टॉपिक देख लेते हैं, स्प्लाइसेस फॉर टेंडन्स। किस किस टाइप के स्प्लाइसेस का यूज़ किया जाता है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार देख लें इसको, ठीक है। ऐसे आपको जानना चाहिए सारी चीज़ें। स्प्लाइस क्या होता है, आरसीसी में भी आगे हम पढ़ेंगे स्प्लाइस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। स्प्लाइस मतलब होता है कि मान लो एक छड़ है, एक छड़ का डायमीटर कितना है, मान लो ये 20 mm छड़ है, 20 mm डायमीटर का छड़ है और इसका लेंथ हमारा 12 मीटर है। कितना है, 12 मीटर है। बट मान लो कि अब हमको 30 मीटर लेंथ का ज़रूरत है स्टील का, तो हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन 12 मीटर का छड़ आता है। अब हमको 30 मीटर का चाहिए तो कैसे करोगे, एक और 12 मीटर का लाओगे, एक और 12 मीटर का लाओगे, 12 मीटर का ला करके ऐसे यहाँ पे ला करके जोड़ोगे। तो अब यहाँ पे जो स्टील 12 मीटर का एक और ला रहे हो जिसका डायमेंशन और भी 12 मीटर है, 12 मीटर है, तो अब इसको जोड़ोगे कैसे, इसी जोड़ने वाले टर्म को कहा जाता है स्प्लाइस। मतलब दो स्टील को कनेक्ट करने के लिए जिस भी हम इक्विपमेंट, जिस भी हम प्रोसेस का या जिस भी कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है स्प्लाइस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि दोनों को यहाँ पे करके और इस तरीके से लैपिंग करके जोड़ सकते हो, है ना। तो ये कहलाता है स्प्लाइस, है ना। जिस तरीके से आप देखते थे ना कि दो स्टील प्लेट को ऐसे जोड़ते थे हम लोग, ऐसे डाल करके, और ऊपर नीचे में क्या करते थे हम, ऊपर में कवर प्लेट का यूज़ करते थे, है ना। ऊपर में कवर प्लेट डालते थे, नीचे में भी, तो डबल कवर बट जॉइंट कहलाता था, है ना। उस तरीके से हम लोग लैप जॉइंट भी पढ़े थे, है ना। तो लैप जॉइंट के बारे में भी पढ़े थे कि एक प्लेट ऐसे रख दो और दूसरा प्लेट क्या कर दो, इसके नीचे इस तरीके से रख दो और लैप कर दो, है ना, और इसमें नट का यूज़ करके इसे कनेक्ट कर दो, है ना। तो आपने लैप जॉइंट बट जॉइंट के बारे में पढ़ा था लास्ट के स्टील स्ट्रक्चर में। उसी तरीके से यहाँ पे दो स्टील को अगर कनेक्ट करना है तो दो स्टील को कनेक्ट करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं वो स्प्लाइस कहलाता है ना। क्या कहलाता है, स्प्लाइस, स्टील के केसेस में। ठीक उसी तरीके से टेंडन का भी एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, अगर उससे ज़्यादा का लेंथ यूज़ किया जाए तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे स्प्लाइस का यूज़ करते हैं, है ना। कि लंबा टेंडन है तो लंबा टेंडन तो बहुत सारे टेंडन को ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए जिस स्प्लाइस का यूज़ करोगे वही कहलाता है स्प्लाइस फॉर टेंडन्स, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट टर्म यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे स्प्लाइसेस का यूज़ किया जाता है टेंडन्स का, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्प्लाइसेस फॉर टेंडन्स। देखिए पहला है स्क्रू कनेक्टर्स। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टेंडन है, एक नंबर टेंडन, और दूसरा टेंडन इधर से आ रहा है, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो उसके लिए यूज़ किया गया है कपलर का, ठीक है। तो टेंडन इन दी फॉर्म ऑफ ए लार्ज डाया बार ओनली विच कैन बी थ्रेडेड एट द एंड, ठीक है। तो बेसिकली याद रखें स्क्रू कनेक्टर हो गया। अब दूसरा जो आप देखने जा रहे हो अभी नीचे में,
ये है रैप्ड स्प्लाइसेस। कौन सा स्प्लाइसेस? रैप्ड स्प्लाइसेस। ठीक है, तो ये देख रहे हो ना 20 से 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्पेस तक यहाँ पे स्प्लाइसिंग इसको किया गया है। ठीक है, ये 1 mm हाई टेंशन वायर है, बाइंडिंग वायर, मतलब बांधने के लिए एक टेंडन ये हो गया और दूसरा टेंडन दूसरे कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे एक टेंडन ये हो गया। अब इसको बांधने के लिए यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया गया है 1 mm डायमीटर हाई टेंशन वायर, बाइंडिंग वायर, है ना। अब दूसरे देखिए क्लैम्ड स्प्लाइसेस, सो इससे पहले एक और स्प्लाइस है उसको भी देख लें आप, टॉर्पीडो स्प्लाइस। देखिए टॉर्पीडो स्प्लाइस है, ये भी है यूज्ड फॉर स्प्लाइंग कोल्ड ड्रॉन वायर्स। किसके लिए? कोल्ड ड्रॉन वायर्स के लिए, विच आर एडप्टेड फॉर सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग टैंक, जिसका यूज़ हम लोग सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग टैंक भी किए जाते हैं। इसमें जो वायर है उसका किसी भी टाइप के स्ट्रेंथ में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि प्री स्ट्रेस में कौन कौन सा लॉस होता है, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि टॉर्पीडो स्प्लाइस के कारण जो हम उसमें स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं उसके कारण कोई भी रिडक्शन नहीं होता है उसके स्ट्रेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्लैम्प्ड स्प्लाइस। कौन सा स्प्लाइस? क्लैम्प्ड स्प्लाइस। तो ये क्लैम्प्ड स्प्लाइस जो देख रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लैम्प प्लेट विथ बोल्ट एंड नट्स, है ना। इसमें क्लैम्प प्लेट का यूज़ किया जाता है, इसमें नट और बोल्ट होता है। रिडक्शन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ अप टू 50%। याद रखिएगा कि क्लैम्प्ड स्प्लाइसेस में जो रिडक्शन होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का वो 50% होता है। ठीक है, और टॉर्पीडो में से जो पहले मैंने बताया था उसमें किसी भी टाइप का कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया शेयर कनेक्टर, रैप स्प्लाइसेस, क्लैम्प्ड स्प्लाइसेस, इसके अलावा टॉर्पीडो स्प्लाइसेस, तो ये सारे स्प्लाइसेस के डिफरेंट टाइप्स थे। मतलब दो डिफरेंट टाइप के दो डिफरेंट टेंडन को ऐड करने के लिए जिस भी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया हो स्प्लाइस। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के स्प्लाइस मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल्स के बारे में, कि जो आप मटेरियल यूज़ करोगे प्री स्ट्रेस के लिए वो किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, कंक्रीट का ग्रेड कितना होना चाहिए, स्टील किस टाइप का होना चाहिए। सॉरी, स्टील की जगह पे यहाँ पे हम टेंडन यूज़ कर रहे हैं, टेंडन किस टाइप का होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में देखते थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल इसको याद ही रखना है आप लोगों को, है ना। मटेरियल्स, सो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, सबसे पहला जो मटेरियल यूज़ करेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा। ठीक है, इन द जोन ऑफ एंकरेज बियरिंग स्ट्रेसेस आर वेरी लार्ज, दस इट रिक्वायर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जोन ऑफ एंकरेज में जो बियरिंग स्ट्रेंथ होता है, बियरिंग स्ट्रेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही आप कंक्रीट को स्ट्रेस करते हो तो स्ट्रेस करने के बाद में यहाँ में स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होता है ना, स्ट्रेस इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे कंक्रीट का अगर स्ट्रेंथ कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ का जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज़ लेस लेबल टू श्रिंकेज क्रैक, हाई स्ट्रेंथ के कारण जो होता है उसका श्रिंकेज जो होता है काफ़ी कम होता है। हैज़ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन रिजल्टिंग इन ए स्मॉलर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील, जिसके कारण जो प्री स्ट्रेस का जो लॉस है स्टील के अंदर में कम हो पाता है अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं, अगर हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट होगा तो इट रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा, हाई स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि ग्रेड M4 M40 इस टाइप का होता है ना ग्रेड, उसके बारे में स्ट्रेंथ कहा जा रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं M10 M20 M25 M30 M35 M40 जैसे जैसे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो विथ इट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन विथ रिड्यूस्ड डेड लोड ऑफ मटेरियल। ओके, अब देखो प्री स्ट्रेसिंग के कारण मान लो कि आप इसमें कंक्रीट का स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो तो एक क्या होता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, मान लो कि जितना डायमेंशन का आप आरसीसी बना रहे थे उससे कम ही डायमेंशन का आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक तो उसका डायमेंशन में चेंजिंग आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरी तरीके से जो उसका लोड है वो भी घट रहा है ना। अब मान लो कि ज़्यादा डायमेंशन का ये मटेरियल है और ये कम डायमेंशन का मटेरियल, तो कम डायमेंशन का मटेरियल है और इसमें स्टील का भी यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका वेट क्या होगा, कम होगा, लेसर वेट होगा, है ना। तो ये मटेरियल का हम ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो है इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल होता है लार्ज स्पैन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जितने लंबे स्पैन के ब्रिजेस होते हैं उन सारे में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज़ किया जाता है और उसके लिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, हाई जो लंबे स्पैन के ब्रिजेस वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हाई स्ट्रेंथ बोला जा रहा है तो अब इसमें किस टाइप के कंक्रीट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब इस कंक्रीट का जो मिनिमम 28 डेज स्ट्रेंथ होना चाहिए वो प्री टेंशनिंग के लिए, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्री टेंशनिंग के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है M40 होना चाहिए, है ना। 28 दिन के बाद इसका स्ट्रेंथ M40 आना ही चाहिए। ठीक है, और पोस्ट टेंशनिंग के लिए ये होता है M30, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30। तो आप पूछेंगे कि सर प्री टेंशनिंग में M40 ज़्यादा स्ट्रेंथ का कंक्रीट है जबकि पोस्ट टेंशनिंग में क्यों,
क्योंकि ड्यू टू ग्रेजुअल टेंशनिंग, इसमें टेंशनिंग जो होता है ग्रेजुअली होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पोस्ट टेंशनिंग में यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम रखा गया। तो याद रखिएगा पोस्ट टेंशनिंग में जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है M40 यूज़ किया जाता है और प्री टेंशनिंग में M30। ओके, अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट देख लीजिए। सीमेंट कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे उसके श्रिंकेज पे अफेक्ट होता है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है 300 to 360 kg पर मीटर क्यूब ड्यूरेबिलिटी पर्पस, मतलब 1 मीटर क्यूब जो हमारा वॉल्यूम है उसके अंदर में जो सीमेंट कंटेंट होना चाहिए 300 से 360 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैक्सिमम का देखिए क्राइटेरिया, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट शुड नॉट ग्रेटर देन 530 kg पर मीटर क्यूब टू अवॉइड एक्सेसिव श्रिंकेज, ठीक है। देखो सीमेंट अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी श्रिंकेज होगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी श्रिंकेज होगा। तो जो सीमेंट का क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ये 530 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 530 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज क्रैक वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए। आगे आप प्रिपरेशन करेंगे, कहीं भी प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आपको बेसिक्स तो जानकारी होना ही चाहिए। तो देखो एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, IS 1343 ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट डिज़ाइन का कोड है। कोड ऑफ, आप नेट में सर्च करेंगे अगर IS 1343 तो आपका एक कोड खुलेगा, इसका नाम है कोड ऑफ डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जिस तरीके से आप जानते हो IS 456 2000 जो है आपका ये कोड है किसका, RCC डिज़ाइन का, उसी तरीके से ये जो IS 1343 जो कोड है स्टूडेंट, ये कोड है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिज़ाइन का, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए IS 1343 ये कोड किस चीज़ को फॉलो करता है, RCC स्टील प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो आप ऑप्शन में मारेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए उसी कोड के बेसिस पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं एज पर IS 1343, उसके बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ठीक है। एट ट्रांसफर प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड, ट्रांसफर के समय प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड के कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू 0.5 फॉर FCI माइनस 0.37 FCI, ये है पोस्ट टेंशन के लिए, ठीक है। और प्री टेंशन के लिए 0.51 FCI माइनस 0.44 FCI प्री टेंशन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो 0 हो गए, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू पोस्ट टेंशन के लिए देख लिया आपने 0.54 FCI माइनस 0.37 FCI, ठीक है। और ये हो गया 0.51 FCI तो लेकर माइनस 0.44 FCI, ठीक है, किसके लिए, ये हो गया प्री टेंशनिंग के लिए, ठीक है, यही चीज़ याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सर्विस के लिए, प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है 0.14 FC के माइनस 0.35 FC के, ठीक है। देखो FC को और FCI मैंने ऊपर में बताया था, वो ये चीज़ें हैं। FC के मतलब आप लोग पढ़े हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा 0.41, FC के से 0.35 FC के तक। और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू जो है नील है टाइप 1 मेंबर के लिए, लेस देन 3 मेगा पास्कल टाइप 2 मेंबर के लिए, ठीक है। और अगला जो बताने जा रहे हैं टाइप 3 मेंबर के लिए, ये टाइप 3 मेंबर के लिए है 3.2 से लेकर के 7.3 मेगा पास्कल टाइप 3 मेंबर के लिए, ठीक है। ये चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपके लेवल तक ये चीज़ें नहीं है। अगर आपको याद रहता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कोडल प्रोविजन है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट हाई स्ट्रेंथ स्टील। अब इसमें जो हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में कहा गया वो क्या है, हमारा टेंडन, क्या है, टेंडन, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। नॉर्मल लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इज जनरली
100 to 240 megapascal, thus induced stresses in steel of about 1200 to 2000 megapascal is adopted for this loss of stress to be a small portion of initial stress। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें जो यूज़ किया जाता है, पहला तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट था, दूसरा हाई स्ट्रेंथ स्टील का। ठीक है, तो हाई स्ट्रेंथ स्टील में टेंडन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एज पर IS कोड, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्री टेंशनिंग, इनिशियल प्री स्ट्रेस शुड नॉट ग्रेटर देन 80% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना, 80% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल द लॉसेस, ठीक है, आफ्टर ऑल द लॉसेस मतलब जितने भी सारे लॉसेस हो रहे हैं उस लॉसेस के बाद में फाइनल प्री स्ट्रेस शुड नॉट लेस देन 45% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सारे लॉसेस को अगर काउंट कर लिया जाए उसके बाद में जो शुड नॉट लेस देन 45% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो पहला कंडीशन याद रखिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 80% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंसिंग, और फाइनल में कितना, शुड नॉट लेस देन 45% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया आप याद रखिएगा हाई टेंसाइल स्टील वायर के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम जो आपके सामने डिस्कस किए आज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था प्री स्ट्रेस पे। ठीक है, आप प्रीवियस के लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को जरूर समझें ताकि आपका जो प्री स्ट्रेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ आपका क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट प्री स्ट्रेसिंग जो एंकरेज सिस्टम थे, फ्रिजनेस सिस्टम था, मैंगल ब्लेटन सिस्टम था, मिकॉल सिस्टम था, इस तरीके से और भी जो इंपॉर्टेंट सिस्टम थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो कि किस टाइप के हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया। आगे लेक्चर में मिलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि लॉसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लॉसेस की मतलब स्ट्रेंथ जो होता है किस तरीके से रिड्यूस होता है और कौन कौन से लॉसेस जो है प्री टेंशनिंग और टेस्ट टेंशनिंग में होते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना भी है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के सारे लेक्चर नोट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा और लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे।